हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा, जानते ही होंगे। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल किस पर, साइंस एकेडमी पर। तो आज का हमारा चर्चा का केंद्र होने जा रहा है या चर्चा का विषय होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसके बारे में पूछे ही जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे पीटी हो, चाहे पीएटी हो, इन सब में पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो उपयोग है गॉस प्रमेय को समझने के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। इसको जब नहीं समझोगे तो गॉस प्रमेय हमको समझ में आने वाला नहीं है, ना इससे संबंधित जो एप्लीकेशन है ये हमको समझ आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले हम आपको शुरू करें तो आप सबसे पहले अपने कॉपी और पेन साथ निकाल लीजिए, इधर उधर के डिस्टर्बेंस को साइड कर लीजिए। और आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है तो धैर्य बना करके रखिए, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और लेक्चर के अंत तक हम क्या डिस्कस कर लेंगे, गॉस प्रमेय के बारे में। अब ये गॉस प्रमेय क्या होता है सर, गॉस का थ्योरम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और गॉस का प्रमेय हिंदी में। सर हमारा तो मूड ही खराब हो गया गॉस प्रमेय के बारे में सुन करके। अरे चलो फिर से हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पहले जानकारी लेंगे, ये तो लास्ट में आएगा ना। चलिए तो शुरू करते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स समझने से पहले हम क्या करते हैं, एरिया के बारे में जानते हैं। एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल। अब मैं किसी 10th के बच्चे से पूछूं कि एरिया क्या होता है तो वो क्या कहेगा एरिया के बारे में। तो एरिया क्या होता है सर, तो यदि किसी एंगल का जो कहे, किसी भी क्या कह सकते हो, कोई भी यदि हमारे पास स्क्वायर है या फिर कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ ए है सभी का, तो इसका जो स्क्वायर होगा मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। 11th के बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी क्या कहेगा, ए स्क्वायर ही कहेगा। लेकिन यदि हम 12th के बच्चे से कहे कि एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है सर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि ये एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि कैसी होती है, तो इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए सर। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। इसके बारे में एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्र सदिश के बारे में, क्षेत्र सदिश के बारे में। तो क्षेत्र सदिश समझते हैं, क्षेत्र सदिश होता क्या है। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स वाई और ये हमारे पास क्या जेड, ये एक्स ये वाई और ये जेड। और हमको कोई एक स्क्वायर दे दिया जिसका सभी साइड का जो मान है ये क्या है, ए है, ठीक है। और इसका जो साइड का नाम है यानी कि भुजाओं का नाम है ये देते थे ए बी सी डी सर, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि इस स्क्वायर का यानी कि इस वर्ग का एरिया क्या होगा, इस वर्ग का पूरे का एरिया क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे, तो देखो 10th वाले क्या कहेंगे सर, ए स्क्वायर होगा। 11th वाले भी क्या देंगे कि सर ए स्क्वायर होगा। लेकिन 12th वाले बच्चे क्या होते हैं, थोड़े समझदार हैं सर, उन्होंने 11th पार कर लिया है। तो वो क्या कहेंगे सर, एरिया जो होता है ना ये वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी कि सदिश राशि होती है। तो सदिश राशियों का जो मान होता है इसको हम कैसे लिखेंगे सर, तो ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है तो आप जानते ही हैं कि जब एरिया वेक्टर में जब किसी के साथ ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हो तो उसको हटा करके यदि हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए, बी सी का वैल्यू क्या है, ए, तो ए इंटू ए और साथ में क्या लगेगा साइन, और क्या हो जाएगा यहाँ दोनों के बीच का एंगल, तो साइन 90, क्या हो जाएगा साइन 90, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये 1 होता है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि सर आपने तो इसको सदिश कहा है, जी कहा है सदिश, तो सदिश कहा है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। आपने तो इसका सदिश का डायरेक्शन हमको बताया नहीं। तो सदिश का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, जो प्लेन है जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर यानी कि उसके लंबवत। जैसे कि मैं कहूं ये ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है और ये किस प्लेन में है, तो इस प्लेन में है, ठीक है। किस प्लेन में है, इस प्लेन में। जैसे कि मैं कहूं ये बॉडी हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन का हमने एरिया निकाला ए स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो इस प्लेन के लंबवत यानी कि समतल के लंबवत। तो समतल के लंबवत या तो इसका कैसे होगा, इसके ऐसे बाहर आता हुआ होगा या तो फिर इससे अंदर जाता हुआ होगा। बातें समझ आई मैंने क्या कहा, कि इस प्लेन का जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा यानी कि जो दिशा होगा वो कैसे होगा, इस प्लेन के लंबवत बाहर की ओर, इस प्लेन के लंबवत बाहर की ओर ऐसे, या फिर इस प्लेन के अंदर की ओर, यानी कि प्लस किस केस में,
ये देखो आई जे के आप जानते ही होंगे, 11th में पढ़े होंगे। तो आई जे के ये 3 कैप होते हैं, ठीक है। तो ये किस अंदर में जाएगा, तो जेड प्लेन में जाएगा, यानी कि कौन से प्लेन में, के कैप। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर एरिया का स्क्वायर रहेगा, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन होगा वो किस कैप किस ओर होगा, अंदर की ओर गया तो माइनस के कैप, बाहर की ओर आया तो प्लस के कैप, ठीक है। ये बातें समझ आई, क्या कहा मैंने। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, डायरेक्शन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, यानी कि समतल के लंबवत। एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्र सदिश की जो दिशा होगी, क्षेत्र सदिश की दिशा कैसी होगी, समतल के लंबवत, समतल के लंबवत होगी सर, समतल के लंबवत होगी, ठीक है, समतल के लंबवत होगी, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। इतनी बातें यदि समझ आ गई होगी तो हम और आपको क्वेश्चन देते हैं कि आप बताएंगे कि इनका जो डायरेक्शन होगा। अच्छा, इस विद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाता है, तो इसको हम लिखते हैं फाई से, किससे, फाई से। और यहाँ पर ई लिख दिया जाता है इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। तो फाई ई से डिनोट किया जाता है इनको, ठीक है। तो समझ आया। आज पूरा फिल लेंगे विद्युत फ्लक्स का, हम क्या करेंगे आज पूरा फिल लेंगे। तो इतनी बातें नोट कीजिए, हम इसका एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आया है कि नहीं आया है इसको देखेंगे फिर, ठीक है। चलो नोट कीजिए इतनी बातों को। तो दूसरा क्वेश्चन अपने लिए आया, चलिए देखते हैं, आप मेरे लिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई जेड, और हमको कोई प्लेन दे दिया गया है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये वाला प्लेन दे दिया गया है, और इनका जो साइड है ये क्या है, ये जो है ए नहीं है, ये जो है एल है, और ये हमारा बी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किस दिशा में होगा, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है अपने लिए, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, यहाँ वाई ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं जेड, ठीक है। और हमको दे देता है यहाँ पर, ठीक, इस प्लेन के लिए निकालो। और इसका जो रेडियस है ये है, मान लेते हैं आर, ये हमारा रेडियस क्या है आर। एक सर्कल ले लेते हैं और इसका रेडियस हमको दे दिया क्या आर, ठीक है। चलो इसके लिए मेरे को एरिया निकाल करके दिखाइए क्या होगा एरिया, चलिए निकालिए। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस प्लेन के लिए यदि हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या होता है, हमने आपको बताया। अब इसका नाम दे सकते हो ए बी सी डी करके, ए बी सी डी सर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसके लिए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल बी साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, देखो साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है, दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, तो साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या आया एल बी। अब मुझसे पूछता है कि डायरेक्शन क्या होगा, मुझसे पूछा कि डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बताओ डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ये कौन सा प्लेन पे है सर, ये इस प्लेन पर है। कैसे प्लेन पर है, ये ऐसे प्लेन पर है, ऐसे ये प्लेन है समझो, ठीक है। जैसे कि ये कहूँ कि ये पूरा बोर्ड है और ये स्पेस है, तो ये ऐसा प्लेन है, ठीक है, ऐसे प्लेन पर ये रखा हुआ है। अब मुझसे इसका एरिया का डायरेक्शन पूछेगा, तो एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, इसके लंबवत ऊपर की ओर या इसके लंबवत नीचे की ओर, इसके लंबवत ऊपर की ओर या इसके लंबवत नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मतलब कौन सा कैप, वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, समझ रहे हो बात, वाई डायरेक्शन में ऊपर या वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस या प्लस जे कैप, या फिर आप कह सकते हो एल बी माइनस जे कैप, ठीक है। हर चीज को फिल कीजिए, समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ आएगा सभी चीजें। इनका उपयोग कहाँ पर है ये सब चीजें बताएंगे, ठीक है। पुस्तक में कहीं चीजें दिया है नहीं दिया है, यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको इतना डेप्थ में कि आपको कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात समझ आ गई सर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस यानी कि जो त्रिज्या है ये क्या है आर है। तो इसके लिए मेरे को पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा, इसके लिए एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस एरिया का, कुचुक 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 कुचुक, इसका एरिया देखते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा सर, सर्कल का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए डायरेक्शन पूछेगा, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, सेम वही होगा क्या, लंबवत। अब देखिए प्लेन कैसा है, ये ऐसा है, इस जगह पर है, तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या तो नीचे। अब ऊपर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है मतलब कौन सा के, तो यहाँ पर ये क्या होगा प्लस के कैप, या फिर आप कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर कौन सा कैप माइनस के कैप। बातें समझ आई। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर या परपेंडिकुलर नीचे की ओर, यानी कि लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर। बातें समझ आई।
बातें समझ आई? एरिया वेक्टर क्या है समझ आ रहा है? धीरे धीरे सब समझ आएगा कि इसका विद्युत फ्लक्स में यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या उपयोग है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब कैसे है? ये सब 2D सरफेस है। ये सब कैसे हैं? 2D सरफेस है। तो विद्युत फ्लक्स में हम 2D सरफेस को ओपन सरफेस कहते हैं। विद्युत फ्लक्स के लिए हम 2D सरफेस को यानी कि 2D सतह को हम क्या कहते हैं? ओपन सरफेस यानी कि खुला सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला सतह कहते हैं सर। ठीक, खुला सतह कहते हैं। बातें समझ आई? नोट डाउन कीजिए इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है 2D सतह के लिए क्या बात ध्यान रखना सर कि इसके लिए जो क्या कहते हैं एरिया वेक्टर दोनों ओर पॉसिबल है। कैसा और पॉसिबल है? दोनों ओर संभव है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, दोनों ओर संभव है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी, ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी। ठीक है, चलो समझ आया? ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए इतनी बातों को, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। नोट डाउन कीजिए किसके लिए यानी कि किसके लिए? 3D सतह के लिए। तो 3D सतह को विद्युत फ्लक्स में हम क्या कहते हैं? बंद सतह कहते हैं यानी कि क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। क्लोज्ड सरफेस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे? क्लोज्ड सरफेस कहेंगे सर। ठीक, क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। बातें समझ आई? ठीक, क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। तो चलिए 3D लेक्चर 3D पिक्चर से समझते हैं क्या होता है इनके लिए विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे कि हम बता रहे हैं एक क्यूब बना रहे हैं सर। क्या बना रहे हैं हम? क्यूब, जैसे कि ये। ठीक है, ये बना हमारे लिए क्यूब, और एक हम क्या करते हैं, हाँ अब इसके लिए यदि हमको कहा जाएगा कि क्या कि इसके लिए हमको एरिया वेक्टर बताना है, तो एरिया वेक्टर जब 3D सतह के लिए यानी कि बंद सतह के लिए आएगा तो हम क्या लेंगे? अंदर की ओर नहीं लेंगे। इस बार हमारा जो एरिया वेक्टर रहेगा ये दोनों ओर पॉसिबल नहीं होगा, ये केवल किसकी ओर पॉसिबल होगा? बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर नहीं होगा। जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि इस सरफेस के लिए बताओ, कौन से सरफेस के लिए सर? इस वाले सरफेस के लिए। कौन से? ये वाला, कुछ 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 ये वाला सरफेस। ठीक, चुप चुप वाला ये वाला सरफेस। ठीक सर, अब इसके लिए यदि हमसे पूछा जाएगा कि इसके लिए तुम एरिया वेक्टर बताओ, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये कैसा है? इस ओर है, तो इसके लिए अंदर भी हो सकता है या तो बाहर भी हो सकता है। तो मैंने बताया कि 3D सतह है, तो 3D सतह है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? इसकी ओर, बाहर की ओर। इसके लिए किस ओर होगी? बाहर की ओर होगी सर। ठीक सर, समझ आया? अच्छा, इस सतह के लिए पूछा जाए, कौन सा सतह के लिए? ऊपर के लिए। ट्यों 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 ट्यों, इस सतह के लिए पूछा जाए तो इस सतह के लिए क्या होगा? इसके लिए भी या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। तो 3D सतह है तो हमेशा किस ओर होगी? ओपन सरफेस यानी कि ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर नहीं होगी। एरिया सरफेस कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। अच्छा, इस सतह के लिए बताओ, ये वाला अंदर वाला सरफेस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इस सतह के लिए बताओ क्या होगा? एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा? तो इसके लिए किधर होगा? नीचे की ओर होगा। इस सतह के लिए ये वाला सतह, इसके लिए इस वाला पार के लिए, इसके लिए कैसा होगा? इस ओर होगा। ठीक है, ऐसे हम पूरे सतह के लिए निकाल सकते हैं। इस सामने के लिए कैसा होगा? इस ओर होगा, और पीछे वाले के लिए कैसा होगा? इस ओर होगा। सामने वाले सतह के लिए ये वाला फलक के लिए क्या होगा? इस तरफ होगा एरिया वेक्टर, और लंबवत बाहर की ओर, और उस वाले फलक के लिए क्या होगा? अंदर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर निकलता होगा, ऐसे जा रहा होगा, इसके लिए ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, ये समझ आ गया। अब चलो दूसरा हम ले लेते हैं मिसाल के लिए। जैसे कि दूसरा टाइप का हमारे पास 3D सरफेस आया, जैसे कि हमने ले लिया सिलेंडर सर, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, मिसाल के लिए नहीं सर, सिलेंडर ऐसा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस वाले सरफेस के लिए तुम बताओ कि एरिया वेक्टर क्या होगा? किस वाले सरफेस के लिए सर? ऊपर वाले सरफेस के लिए। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए क्या होगा? इसके लंबवत बाहर की ओर मतलब किस ओर? ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर डायरेक्शन की ओर। ठीक है, और नीचे वाले एरिया के लिए कुछ 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 इस वाले वेक्टर के लिए बताइए। तो इस वाले के लिए क्या होगा? इस वाले के लिए नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर जा नहीं सकता, क्योंकि ये कैसा है? क्लोज्ड सरफेस है। तो नीचे वाले के लिए क्या होगा? नीचे की ओर होगा सर। अच्छा सर, इस कर्व सरफेस के लिए क्या होगा? कर्व सरफेस मतलब जैसे कि मैं कहूँ ये मेरा पेन है, अब ये पेन भी एक प्रकार का कैसा है? सिलेंडर है। ये वाला हिस्सा के लिए तो नीचे की ओर आ गया, ऊपर वाले हिस्से के लिए ऊपर की ओर आ गया। अब इस कर्व सरफेस के लिए मेरे को पूछा जा रहा है कि कर्व सरफेस के लिए तुम बताओ कि एरिया वेक्टर क्या होगा। यदि मुझसे पूछा जाता है कि इस वाले के लिए यानी कि इस वाले हिस्से के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसको चीरते हुए निकले ऐसे,
तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसके लिए पूछा जाएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा सर और कोई सरफेस हो सकता है क्या? हाँ, ये ऊपर वाला यानी कि जो सामने दिख रहा है ये वाला सरफेस भी होगा। तो ये वाले सरफेस के लिए कैसा होगा? इसके ओर ऐसे बाहर की ओर होगा, ऐसे बाहर की ओर, और इसके लिए ऐसे अंदर की ओर होगा। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक कैसा है कर्व सरफेस है ऐसे। ठीक है, कर्व सरफेस के अंदर की ओर पूछेगा तो ऐसे, है ना, अंदर वाले सरफेस के लिए पूछा तो ऐसे, बाहर वाले सरफेस के लिए पूछा तो ऐसे, साइड वाले सरफेस के लिए पूछा तो ऐसे, उस वाले साइड सरफेस के लिए पूछा तो क्या होगा? ऐसे, और इस वाले के लिए ऐसे। ठीक है, बातें समझ आई सिलेंडर वाला के लिए? ठीक है, चलो जैसे कि हमारे पास और दे दिया जाए कि एक और हमारे पास दे दिया जाए कैसे कि स्फीयर दे दी जाए, यानी कि गोला दे दी जाए। क्या दे दिया जाए सर? स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है। ठीक है, और ये इसका क्या है? सेंटर है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट के लिए तुम मेरे को एरिया वेक्टर बताओ। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा? इस पॉइंट के लिए ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगा। यदि इस पॉइंट के लिए पूछा जाएगा तो ये क्या होगा? इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर, जो हमेशा किससे पास होगा? सेंटर से पास होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे पूछा जाएगा कि एरिया वेक्टर क्या होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इसके लंबवत, यानी कि इसको ऐसे चीरते हुए निकले, तो इसको ऐसे चीरते हुए ऐसे निकलेगा। ये कैसा लगेगा? लेकिन सेंटर से निकल रहा है, ऐसे लगेगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे कहीं पे पूछा जाए मेरे को क्या होगा? तो इस पॉइंट पे क्या होगा? ऐसे। ठीक है, ये भी कहां से पास होता निकलेगा? सेंटर से। इस पॉइंट पर पूछा तो ऐसे, ये भी कहां से निकलता हुआ लगेगा? सेंटर से। ऐसे ढेर सारे हम क्या कर सकते हैं? एरिया वेक्टर बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट के लिए। लेकिन स्फीयर के लिए हमेशा कहां से पास होगा? यानी कि गोले के लिए कहां से पास होगा? हमेशा सेंटर से पास होगा। ये सब क्या है? एरिया वेक्टर है सर। क्या है ये सब? एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर कहते हैं इन सबको। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब क्या है? एरिया वेक्टर। ए ए ए ए ए ए ए, ये सब क्या है? ए ए, ये ए सभी के सभी क्या है? ए है सर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। सरफेस के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा। क्या चीज याद रखेंगे सर? कि हमेशा इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा ये नॉर्मली कैसा रहेगा? आउटवर्ड रहेगा, यानी कि बाहर की ओर होगा। कहां होगा? बाहर की होगा, सरफेस से बाहर की ओर। और कैसा होगा? लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, अच्छा इस बारे में यदि हमसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आपने जान लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने जाना था कि पिछले बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पिछले क्लास था। तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स से यदि हमको परिभाषा पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? सोचो क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या कहोगे आप? तो किसी समतल सतह से या समतल सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाएं। ठीक है, किसी समतल सतह के लंबवत, या फिर ऐसा ना कह करके ऐसा कहो यार, किसी समतल सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहेंगे? या कुल विद्युत बल रेखाएं, यानी कि गुजरने वाली विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को हम क्या कहेंगे? रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या क्या कहलाएगा? किसी समतल सतह से, कोई भी समतल सतह हो उससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, बातें हैं विद्युत फ्लक्स। चलो इसको डिटेल में समझते हैं, फिर लेते हैं। ये जो परिभाषा हमने लिखा है इसको हम क्या करते हैं? फिर लेते हैं। क्या कहा हमने? जैसे कि हम क्या कर लेते हैं कि एक प्लेन लेते हैं, ये वाला, यानी कि एक सरफेस ले लेते हैं। प्लेन कह सकते हो, सरफेस कह सकते हो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र में हम क्या कर देते हैं? इससे रख देते हैं, ई विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं ऐसे। ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ई ई ई ई। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि फाई ई, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा सर? इसके लिए ये कैसा है? लंबवत गुजर रहा है, इसको चीरते हुए गुजर रहा है, ऐसे है। इसको कैसे बेचते हुए गुजर रहा है? ऐसे। ये प्लेन है, समझो ये प्लेन है, इससे कैसे गुजर रहा है? ऐसे, प्लेन से ऐसे गुजर रहा है, ऐसे चीरते हुए इसको गुजर रहा है सर। समझ आए बात है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गुजर रहे हैं? इससे गुजरते हुए। और एरिया वेक्टर कैसा होगा इसके लिए? एरिया वेक्टर भी किस ओर होगा? इसी ओर ही होगा।
कैसे होगा, लंबवत होगा। 2D सरफेस है, दोनों ओर हो सकता है, इस ओर भी हो सकता है, उस ओर भी हो सकता है, लेकिन 2D सरफेस के लिए याद रखेंगे कि एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा। ठीक है। हाँ, तो हमने क्या पूछा कि इसके लिए मेरे को विद्युत फ्लक्स बताओ, तो विद्युत फ्लक्स सर आपने पढ़ाया तो नहीं है, तो विद्युत फ्लक्स देखिए परिभाषा बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। परिभाषा तो हम बता सकते हैं कि यार विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन हमको इसको फील लेना है, फील लेना है मतलब इसको पूरी तरीके से डेप्थ में जाकर समझना है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही, इसको बल रेखा मत मानना, ये एरिया वेक्टर है, मैं एरिया वेक्टर बताने के लिए है। तो यहाँ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, सर 2 ही तो गुजर रही हैं, तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हुई, 2। अच्छा सर मैं बोलता हूँ कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कर दूं, स्ट्रॉन्ग कर दूं, ई को स्ट्रॉन्ग कर दूं, यानी कि और ज्यादा फोर्स लगाऊं। अब स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या कि लाइंस की संख्या बढ़ा दूं, यानी कि पास पास ला दूं, पास पास ला दूं। तो अब इसी सरफेस से, अब इसी सरफेस एरिया से, ठीक है, अब इसी सरफेस एरिया से ऐसे 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 और ऐसे, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो अब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को देखिए, क्या हो रहा है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अब अधिक हो गई सर, देखें कितना हो गया, कितना हो गया, आप गिन ले, 1 2 3 4, यानी कि फाइव ई की संख्या क्या हो गई सर, फाइव ई की संख्या अब कितना हो गई 4। अब देखिए यहाँ पर कोई खींच रहा है 2, कहीं पर खींच रहा है 4, सर यहाँ पर हम अपने हिसाब से खींच सकते हैं क्या, हाँ मैंने समझाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, यानी कि ये अपने ऊपर होता है, कोई ज्यादा खींच रहा है कोई कम खींच रहा है, बट डेंसिटी उनकी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, सबके लिए समान होती है। ठीक है, तो फाइव ई का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, यानी कि एक बात तो समझ आ रही है कि विद्युत फ्लक्स जो है सर एरिया के, सॉरी एरिया कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के यानी कि ई के कैसा है, समानुपाती है, और ई कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। अच्छा सर मैं एक काम करता हूं कि इस सरफेस एरिया को ही बढ़ा देता हूं ना, क्या करता हूं मैं, इस सरफेस एरिया को ही बढ़ा देता हूं, सरफेस एरिया को मतलब क्या, इस सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता हूं, यानी कि अब ज्यादा ज्यादा बड़ा कर देता हूं, खींच कर कैसे लंबा कर देता हूं इसको। तो अब क्या होगा, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, किसको, एरिया वेक्टर को, तो क्या हुआ, सॉरी अब देखते जाएं, ये क्यों 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 क्यों, ठीक ठीक, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये सब कैसे रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और ये सब लंबवत है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब देखिए फील्ड लाइन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, देखो फील्ड लाइन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब कितने गुजर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फाइव ई का जो मान है ये कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा सर। तो यानी कि हमने देखा कि सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती है, साथ ही साथ फाइव ई जो है ये किसके समानुपाती है, एरिया के समानुपाती है, किसके समानुपाती है, एरिया के समानुपाती है, यानी कि ई का मान बढ़ा रहा हूं तो फ्लक्स का मान भी बढ़ रहा है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यदि एरिया भी बढ़ा रहा हूं तो भी फ्लक्स का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फाइव ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्या हो गया, फाइव ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो 2D सरफेस के लिए आप एक बात याद रखिए, 2D सरफेस के लिए या फिर आप खुले सतह के लिए भी कह सकते हो, 2D सतह के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट यानी कि वो वाला घटक लेंगे जो कहाँ जा रहा है, एरिया वेक्टर के अलाउंग जा रहा है, एरिया वेक्टर के साथ जा रहा है, तो एरिया वेक्टर आप उसी को ही आप ले लेंगे। तो 2D सतह के लिए एरिया वेक्टर, एरिया यानी कि क्षेत्र सदिश कह सकते हो, क्षेत्र सदिश है ना, क्षेत्र सदिश किसके साथ लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्षेत्र रेखा के साथ लेंगे, क्षेत्र रेखा के इलेक्ट्रिक फील्ड का वो घटक लेंगे जो क्षेत्र सदिश के साथ हो। ऐसा लिख लेना कि 2D सतह के लिए क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्षेत्र जो है ई का जो है, ई का वो घटक लेंगे, वो घटक लेंगे जो किसके साथ हो, एरिया वेक्टर के साथ हो, यानी कि क्षेत्र सदिश के साथ हो, क्षेत्र सदिश के साथ हो, क्षेत्र सदिश के साथ हो। ठीक है, आप उसको लेंगे, ठीक है, समझ आई।
यानी कि एरिया वेक्टर जिस तरफ जा रहा होगा ई का उसी कंपोनेंट को हम लेंगे, इस वाला कंपोनेंट को नहीं लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और समझते हैं इतनी बातों को। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इक्वल टू क्या कहा था, ई डॉट ए कहा था सर। अब देखिए बारी वाले यदि जानते होंगे तो ई डॉट ए का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हुआ तो क्या हुआ, ये कैसा राशि है, ये राशि अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये केवल इसका कोई दिशा नहीं होगा, इसका कोई भी दिशा नहीं होगा। ठीक है, जैसे एरिया वेक्टर का दिशा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होता था, इसका कोई भी दिशा नहीं होगा। यानी कि दो सदिशों का जो गुणनफल होगा ये कैसा होगा, अदिश होगा। कैसा होगा, अदिश। ठीक है, सब गलत है। चलो देखते हैं, तो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, हमने कहा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। और जो थीटा होता है ये किसके किसके बीच का एंगल होता है, ई के और ए का, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर, यानी कि इस सदिश और इस सदिश के बीच का क्या होता है, कोण होता है। कौन, थीटा। थीटा क्या होता है, इसके और इसके, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो हमने पिछले वाले क्लास में देखा था, पिछले वाले क्लास कहता हूँ, पिछला ही अभी जो हमने बनाया था, इसमें ई और ए जो है ये दोनों के बीच का एंगल कैसा था, जीरो था। तो इस प्रकार से क्या आ गया था, ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो। तो इस प्रकार से हमारा फाई ई का जो वैल्यू आया था ये क्या आया था, ई डॉट ए। क्या आया था, ई डॉट ए। ठीक है, अच्छा कई बार हमसे इसका इकाई भी पूछ लेता है, तो ई का इकाई क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। बताया हूँ आपको ई के बारे में, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी इकाई होगी। और जरूरी नहीं है कि हर बार एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, हर बार एंगल कैसा हो, 0 डिग्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे कि मेरे पास एक प्लेन है ऐसा, ठीक है, एक प्लेन है कुछ इस प्रकार से, अरे यार, ठीक, ये हमारे पास क्या है, कोई एक प्लेन है। ठीक है, अब इसके लिए जो एरिया वेक्टर का मान है ये कैसा है, ये इस ओर है, यानी कि ये हमारा प्लेन है ऐसे, ये हमारा कैसा है, प्लेन ये रहा। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसको चीरते हुए, यानी कि इसको फाड़ते हुए ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये हमारा ए का मान है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे थीटा कोण बनाते हुए, यानी कि ई का जो मान है इससे थीटा कोण बनाते हुए बाहर निकल रहा है ना। ये वाला है हमारा प्लेन सरफेस, यानी कि समतल सतह। यह है हमारा कौन सा, समतल सतह। अब इस समतल सतह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा एंगल बना करके जा रहा है, ई, यानी कि थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। तो हम ई ये तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमने विद्युत फ्लक्स में कहा था कि सर हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है ये क्या होता है, समतल सतह से लंबवत गुजरने वाली। समतल सतह ये रहा, समतल सतह कौन सा रहा, ये रहा। तो समतल सतह से लंबवत गुजरने वाली, ये कैसा गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, समतल सतह से लंबवत नहीं गुजर रहा है, ये एंगल बना करके जा रहा है। तो ई का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, तो ई जो है दो भागों में बढ़ जाएगा, आपको पता है 11वीं में पढ़े हो, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा वाला कि साइन थीटा वाला, तो एरिया वेक्टर के अलाउंग, मतलब ऐसे, यानी कि इसको बेधते हुए जाए, ऐसे समझो, ये है हमारा एरिया वेक्टर, तो हमारा जो ई है ये इसको बेधते हुए जाए। ठीक है, बातें समझे, एरिया वेक्टर कैसे करते जाए, इसको बेधते हुए जाए। ऐसे हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन, तो एरिया वेक्टर इसको ऐसे चीरते हुए जाए, ऐसे, तो ई भी ऐसे चीरते हुए जाए, उसी को हम लेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्यों नहीं ले सर, देखिए साइन थीटा कैसा है, साइन थीटा कैसे है, देखिए साइन थीटा कैसे है, ये हमारा प्लेन है, तो साइन थीटा कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है सर। साइन थीटा कैसे आ रहा है, ऐसे छूते हुए जा रहा है, एकदम ऐसे छूते हुए। ठीक है, ऐसे छूते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये पार करते हुए जा रहा है क्या, नहीं, ये हमारा प्लेन है, तो ये साइन थीटा ऐसे पार करते हुए नहीं जा रहा है सर, ये ऐसे छूते हुए जा रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे छूते हुए जा रहा है, ई साइन थीटा ऐसे। ठीक है, तो इस कारण से हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कहा ही है कि लंबवत गुजरने वाली संख्या को हम लेंगे, ना कि हम सतह से छूते हुए निकले, ऐसे छूते हुए निकले ऐसे नहीं लेंगे, पार करते हुए चीरते हुए जाए हम उसको लेंगे सर। ठीक है, बातें समझ आई, बातें समझ आई, नोट कीजिए, आगे फिर बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे फिर। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से इसी पर, एक डिस्क के लिए, डिस्क कह सकते हो, सतह कह सकते हो। ठीक है, चलो इसके लिए मेरे को बताना। अच्छा,
अब यहाँ पर आपने कहेंगे कि सर हम कोई इसके लिए डायरेक्शन लगा सकते हैं क्या? इसके लिए फाई ई का मान क्या आया था? ई ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको कितना समझ आया है ये देखना चाहते हैं। जैसे कि हमको दे दिया कि ये डिस्क है, ठीक है, कुछ 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 ये हमारा क्या है? एक सरफेस है, ठीक है। और एरिया वेक्टर इसका कैसा है? इस ओर है, क्योंकि सरफेस ऐसा है, सरफेस का है ऐसा है, तो इसके एलॉन्ग यानी कि इसके लंबवत यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि इसके ऊपर की ओर जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा? ऊपर की ओर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका, ये वाला सतह वाला है, ये वाला, ठीक है। ये कितना कोण बना करके जा रहा है इससे? तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए फाई ई का मान क्या होगा ये बताइए। फाई ई का मान क्या होगा ये बताइए। ये हमारा क्या है? ई, ठीक है। तो क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए सर ऐसा होगा कि ये हो जाएगा ई कॉस 30, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं सर? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 30, और ई ए कॉस 30, तो ए का मान लेते हैं कि यहाँ पर रेडियस आर है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ई का वैल्यू तो ई ही रहेगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 3/2, ठीक है। तो टोटल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा? ई पाई आर स्क्वायर रूट 3/2। और यहीं पर हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा सर? हमने तो कॉस थीटा लिया है, आप ही तो कॉस थीटा का समझा रहे थे। तो गलत इस कारण से हुआ क्योंकि आपने इसका कौन सा वेक्टर, कौन सा कंपोनेंट ले लिया? ये वाला कंपोनेंट ले लिया। कौन सा वाला? ये वाला सतह है ये, जैसे कि हम कहें ये हमारा सतह है, ठीक है। तो आपने इसका ऐसे छूते हुए जाने वाला, छू कर जाने वाला सरफेस को ये ले लिया। छू कर जाने वाला नहीं चाहिए अपने को, इसको कैसा है? पार करते हुए जाने वाला चाहिए, पार करते हुए जाने वाला चाहिए, यानी कि इस वाले एंगल के साथ जो बनेगा उसको हम लेंगे। तो यानी कि कौन सा? ये क्या हो जाएगा? ई कॉस 60, ई कॉस 60। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई ई बराबर ई ए कॉस 60। तो ये क्या हो जाएगा? ई पाई आर स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आंसर, ठीक है। बातें समझ आई? बातें समझ आई? कौन सा एरिया लेंगे? ऊपर वाला लेंगे, ना कि इसको छू कर जाने वाला, इसको पार कर करके, इसको चीर करके ऐसे जाने वाले सरफेस को हमको बताना है कि इनमें से फाई ई का मान कितना होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन है और इसके लिए ई ये रहा, ये साइड ए, ठीक है। और ई के मान का हमका मान दिया है ई नॉट, ठीक है। ई का वैल्यू दिया है ई नॉट, और ये ए है, साइड का मान क्या है? ए। और एक सरफेस अपने को दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ऐसा दिया है, जहाँ ई का वैल्यू क्या है? ई नॉट है, और यहाँ पर भी इसका मान ए और ए है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बात बताइए, इसके लिए फ्लक्स का मान क्या होगा? इसके लिए विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा? चलो सोचो क्या होगा। चलो देखें इसके बारे में। तो देखिए सर, ये रहा हमारा प्लेन, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इसी की ओर जाएगा हमारा एरिया भी, एरिया वेक्टर भी किसकी ओर जाएगा? ई के साथ ही साथ जाएगा। तो ई और ए के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में जा रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ जा रहे हैं। दोनों एक साथ जा रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ई मतलब ए का स्क्वायर, और कॉस 0 का वैल्यू तो क्या होता है? ए का मान मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए यदि हमसे पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो ना डायरेक्शन नहीं बताएंगे आप। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब क्या? ये एक अदिश राशि है सर। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियों का कोई भी दिशा नहीं होता, ये दिशाहीन होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, क्या इसके लिए भी सेम होगा? देखते हैं। चलो ये हमारा क्या है? प्लेन है। ये हमारा क्या है? प्लेन कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा प्लेन है ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है? फील आ रहा है? ये हमारा क्या है? प्लेन है ऐसे, ये रहा प्लेन। अब इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 गुजर रहा है, यानी कि ऐसे गुजर रहा है सर, ऐसे 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 गुजर रहा है। और एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए? या तो ऐसे
अंदर की ओर या तो ऐसे बाहर की ओर। मैंने बताया परपेंडिकुलर या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एरिया वेक्टर कैसे होना चाहिए इसका, ऐसे बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल देखिए, यहाँ पर मैं आप ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि इसका इधर नहीं बताऊंगा, वो नीचे हो जाएगा ऐसे में। आप ऐसे समझो कि ये ऐसे बाहर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर चला, मैं इधर चला वाला स्थिति, जाने कहाँ मैं किधर चला वाला स्थिति, ये वाला स्थिति, ये इसका, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, ई इंटू ए का स्क्वायर, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 0 लिख करके आते हैं और यहाँ पर मान आ जाता है ई ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है, सरासर गलत है। ठीक है, जो कि क्या है, सरासर गलत है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे पढ़ेंगे फिर। ठीक, चल ये हमारा बन गया कौन सा, Q। ठीक है, और सभी साइड का जो मान है ये क्या है, A है, A सभी का मान A है। ठीक है, ये भी A सब A है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाले फ्लक्स, ये वाले फलक के लिए, यानी कि ये वाले फेस के लिए कौन सा वाला, ये वाला कुचुक 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 कुचुक, ये वाला सरफेस, यानी कि ये वाला सरफेस। ठीक है, कोई बॉक्स है तो उसका ये वाले सरफेस के लिए हमको क्या पूछा जा रहा है, फ्लक्स पूछा जा रहा है, क्या होगा। और ये तो हो गया हमारा कौन सा फ्लक्स, पहला वाला फ्लक्स। और उसके बाद ये वाला फ्लक्स कौन सा वाला, इस वाले हिस्से का, इस वाले दरवाजे का, या फिर इस वाले हिस्से का, फेस का, ये वाला का, ट्यू 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 ट्यू, ये वाले फ्लक्स के लिए, ये वाले के लिए, यानी कि दूसरा फ्लक्स के लिए, यानी कि ये वाले फेस के लिए। ठीक है, ये वाले फ्लक्स, ये वाले फेस के लिए। उसके बाद कौन सा वाले के लिए, ये वाले के लिए, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा का। ठीक है, ऊपर वाला हिस्से का, ये वाला हिस्से का, छत वाले हिस्से का हमसे पूछा जा रहा है फ्लक्स क्या होगा। उसके बाद फर्श वाले का, फर्श वाले का मतलब किसका, इसका, चौथे वाले का। ठीक है, ये हो गया चौथा फ्लक्स। और ये सामने वाला कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा। ठीक है, आपकी ओर वाला, ये पांचवा। और ये उसके पीछे वाला, यानी कि अंदर वाला हिस्सा, यानी कि छठवा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हर एक फलक के लिए, किसके लिए, प्रत्येक फलक के लिए क्या ज्ञात कीजिए, फाई ई का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाई ई का मान ज्ञात करें, फाई ई का मान क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, फाई ई का मान ज्ञात करें सर। तो क्या होगा, फाई 1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए फाई 1 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए फाई 1 के लिए जो एरिया वेक्टर का मान होगा, ये 3D सरफेस है, तो 3D सरफेस है तो अंदर तो जाएगा नहीं सर, अंदर तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस ओर होगा। अच्छा, ई कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट है। ठीक है, ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट है। तो एरिया वेक्टर ऐसा है, ई इधर जा रहा है, कैसा जा रहा है, देखो ई किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और एरिया किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कैसा हो गया, 180 डिग्री। एक दूसरे से मुंह फुला करके बैठे हैं, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ई ए कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 180 का डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो ई ए स्क्वायर और ये -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -e.a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -e.a का स्क्वायर। ठीक है, -e.a का स्क्वायर किस वाले सरफेस के लिए निकालिए, इस वाले सरफेस के लिए। अब फाई 2 का वैल्यू देखते हैं। फाई 2 का वैल्यू मतलब कौन सा वाला, ये वाला, इस वाला सरफेस, कौन सा वाला, इधर वाला, दाएं तरफ वाला हिस्सा, दाएं तरफ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। बाएं तरफ का निकाल लिया, दाएं तरफ का यानी कि राइट साइड का निकाल रहे हैं। तो राइट साइड का क्या होगा, दूसरे वाले के लिए भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा और ई भी इधर ही जा रहा है। एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, इस ओर होगा। किस ओर, इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इस ओर एरिया वेक्टर जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। ई ए कॉस 0, तो एरिया का मान क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e.a का स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा के लिए जानते हैं, फाई 3 के लिए जानते हैं क्या होगा। फाई 3 के लिए थर्ड सरफेस कौन सा है अपना, थर्ड सरफेस ये वाला हिस्सा, छत वाला हिस्सा। तो छत वाले हिस्से के लिए आप एरिया वेक्टर बताइए। छत वाले हिस्से के लिए, छत वाला हिस्सा कह सकते हो। तो छत वाले हिस्से के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर बताएं तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऊपर की ओर। परपेंडिकुलर मतलब किधर,
ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर मतलब इस ओर, और ई किधर है, इस ओर, ई किधर है, इस ओर, ई इधर जा रहा है, ई किधर जा रहा है, इधर, और एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, मिसाइल की तरह ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो सभी क्या हो जाएंगे, 0। अब 5 के लिए देखिए, 5 यानी कौन सा, फर्श वाले के लिए, कौन सा वाले के लिए, फर्श वाले के लिए, फर्श है इसका, तो इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की ओर होगा, किस ओर होगा, नीचे की ओर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की ओर होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर नीचे आ रहा है, एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल फिर से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देख लीजिए 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 5 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, यानी कि इसके लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ई ए कॉस 90 इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। अब बारी आती है पांचवें सरफेस के लिए, तो पांचवा सरफेस कौन सा, आपकी ओर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला दरवाजा वाला कह सकते हैं, दरवाजा वाला दीवार। तो इसके लिए पूछा जा रहा है, तो इसके लिए एरिया क्या होगा, इसके लिए एरिया इस ओर होगा, यानी कि आपकी ओर आ रहा होगा ऐसे, आपकी ओर आ रहा होगा ऐसे, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हुआ, इस ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर, इस ओर, दोनों के बीच का एंगल फिर से देख लीजिए कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस वाला हिस्सा का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर जा रहा है, इस ओर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ 5 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, यानी कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और 5 का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा, 5 का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा, बताओ, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 कौन सा, अंदर वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, तो अंदर वाले हिस्से के लिए क्या होगा, ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा होगा, देखो ऐसे है, तो इधर से जा रहा होगा ऐसे, अंदर की ओर मतलब ऐसे, अंदर की ओर मतलब ऐसे, बाहर की ओर ऐसे निकल रहा होगा इसके लिए, ठीक है, प्लेन से बाहर की ओर ऐसे निकल रहा होगा। तो एरिया वेक्टर इधर, इस ओर, इस ओर, किस ओर, ऐसे अंदर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर, यानी कि इसके लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे बॉक्स के लिए मेरे पास क्या फाई ई का वैल्यू क्या होगा, फाई ई का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। तो क्या होगा फाई ई का वैल्यू, तो सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये अदिश राशियां होती हैं, तो अदिश राशियों को सीधा डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, ऐसे करते 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 आप फाई 6 तक जोड़ लीजिए। तो देख लीजिए सभी को जोड़ करके, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि बाकी का तो क्या था, 0 था सर। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी 3D सरफेस के लिए फाई का वैल्यू यदि निकालने कहा जाएगा तो भी निकाल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट क्वेश्चन समझना है तभी तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आएगा, क्वेश्चन समझ आएगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आएगा, और उसी से गॉस थ्योरम भी बनाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतनी बातों को। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। गॉस लॉ के लिए हम अलग सा लेक्चर लेकर के आएंगे। जो अगला लेक्चर होगा ये गॉस थ्योरम पर बेस्ड होगा, यानी कि गॉस के प्रमेय के ऊपर बेस्ड होगा, उससे संबंधित जो क्या कहते हैं उनके एप्लीकेशन है उन पर बातें होंगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आज का जो टॉपिक समझाया ये आपको पूरी तरीके से डेप्थ में समझाया, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी चीज़ें आपको बता सकता था मैंने बताया। ठीक है, इससे भी और अगर डेप्थ लेवल में चाहते हैं तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं होता है। तो टॉपिक जो आज समझाया हो आपको समझ आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो कृपया इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको ऐसे काफ़ी सारे ढेर सारे मोटिवेशन मिलेंगे, जैसे आपके मतलब ऐसा वीडियो हम बना पाएँ। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।